हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम इकोलॉजी का एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। इकोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इकोलॉजी के अंदर हमने इकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस किया है। किसको? इकोलॉजिकल फैक्टर्स को पढ़ा है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने मेन 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़े सबसे पहले हमने, फिर टोपोग्राफिक, एडाफिक एंड बायोटिक फैक्टर्स पढ़े। कौन कौन से? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स पढ़े हैं हमने। बायोटिक फैक्टर्स तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के अंदर हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस को देखेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन को समझने के लिए हमें एडेप्टेशन का मीनिंग समझना होगा कि ये एडेप्टेशन है क्या और हम किस चीज़ को एडेप्टेशंस कह रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट सभी एरिया के ऊपर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। क्या कहा मैंने? हम कहना चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ प्लांट्स आर ग्रो। प्लांट्स कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? प्लांट्स आर ग्रो plants grow all over the earth. ऑल ओवर द अर्थ कौन ग्रो करते हैं? सभी अर्थ के ऑलमोस्ट हर एक एरिया के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऑलमोस्ट हर एरिया में, अर्थ के हर एक एरिया के अंदर, ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। मे बी वो एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमंस। हाँ, ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर प्लांट्स हमें कैसे मिलते हैं? मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अर्थ में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं। प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं? अर्थ के ऑलमोस्ट सभी एरिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थ पे कितनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। प्लांट्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस में ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं डिजर्ट एरिया के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती है। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, जलीय पादप होते हैं। कुछ प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ऐसे प्लांट्स की जो जितने भी हम वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स देख रहे हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है? अलग अलग है। प्लांट्स में डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके सराउंडिंग की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो अलग अलग है। प्लांट्स को मेनली हम 2 टाइप से कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? प्लांट्स को हम मेनली 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स जो होंगे कहाँ ग्रो करेंगे? कुछ प्लांट्स एक्वेटिक रीजन में ग्रो करेंगे। एक्वेटिक रीजन कहने का मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वाटर में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं लैंड सरफेस पे, टेरेस्ट्रियल पर ग्रो करेंगे। इन्हें हम कौन से प्लांट्स कह देंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कह देंगे। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं? लैंड सरफेस के ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा। और जो प्लांट्स पानी के अंदर, पानी में ग्रो करेंगे उनको हम कौन सा प्लांट कह देंगे? एक्वेटिक प्लांट्स कह देंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर भी हमें बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलती है। क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। कैसे? कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत सूखा होता है, जैसे कि डिज़र्ट के अंदर, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर हाई होता है और वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हिली एरियाज़, माउंटेन्स एरियाज़, ऐसे भी अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्या देखने को मिलता है? मॉडरेट कंडीशंस देखने को मिलती है। मॉडरेट कंडीशन कहने का मतलब वहाँ ना तो ज़्यादा ड्राई कंडीशंस है और ना ही ज़्यादा वेट कंडीशंस है। क्या बात की हमने? कुछ डिज़र्ट एरिया होते हैं, डिज़र्ट एरिया जहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन कैसी है? टेम्परेचर हाई है और क्या है? वाटर कंसंट्रेशन जो है बहुत लो है।
और कुछ ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जैसे कि हमने माउंटेन्स, हिली एरियाज़ की बात की जहाँ पे, और ऐसे भी कुछ अलग अलग एरिया जहाँ पे वाटर और ना तो ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो और ना ही ज़्यादा वेट कंडीशन हो। कैसी? ना तो ज़्यादा ड्राई कंडीशन और ना ही ज़्यादा वेट, ना तो ज़्यादा सूखा हो और ना ही ज़्यादा गीला हो वहाँ पे। तो कुछ प्लांट्स अलग अलग, जैसे हमने इतनी सारी कैटेगरीज की बात कर ली कि कुछ प्लांट वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं लैंड सरफेस पे तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी, जैसे कि कुछ ड्राई एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं कहाँ पर ग्रो करते हैं, कोल्ड एरियाज़ के अंदर ग्रो करते हैं। ये अलग अलग वेरिएशंस हम देख क्यों रहे हैं? हमारे क्या काम का ये अलग अलग वेरिएशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमने ये कहा कि प्लांट्स जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ग्रो कर रहे हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो अपने सराउंडिंग में कैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पे रह सके। जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, माउंटेन्स या हिली रीजन्स के अंदर जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो वो टॉल प्लांट्स होते हैं। डिजर्ट एरिया के प्लांट्स कैसे होते हैं? डेजर्ट एरिया के प्लांट्स जो होते हैं हाइट में थोड़े कम छोटे होते हैं और उनके ऊपर क्या देखने को मिलते हैं? उनके ऊपर कांटे जैसे देखने को मिलते हैं। इनके स्ट्रक्चर में, इनके फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, डेवलपमेंट में वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। ये वेरिएशंस क्यों आया? क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है। अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट को खुद को ढालना पड़ेगा, खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा कि यदि एक प्लांट जो है वो डिजर्ट एरिया में रह रहा है मानो, तो क्या होगा, उस प्लांट की लीव्स जो होगी नीडल लाइक होगी, छोटी पत्तियां होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी है, टेम्परेचर हाई है, तो प्लांट को वाटर को प्रिवेंट करना पड़ेगा। वाटर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगा? वाटर का लॉस कहाँ से होता है? इवेपोरेशन के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, एक और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो प्लांट्स कैसे होंगे? प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स जो होंगी कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑफेंशिया प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा ये कैसे प्लांट्स की लीव्स जो होगी कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे प्लांट को दो बेनिफिट होंगे। एक तो वाटर का लॉस प्रिवेंट हो गया, यदि लीव्स कांटों में कन्वर्ट हो गई तो हुआ क्या, स्टोमेटा नहीं रहे। स्टोमेटा नहीं तो क्या होगा, स्टोमेटा नहीं तो वो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या है, वाटर का लॉस होना, किनके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होना होता है। प्लांट्स की बॉडी से वाटर बाहर की तरफ वाष्प की फॉर्म में निकाला जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे लीव्स जो होंगी वो या तो बहुत छोटी हो जाएंगी, जिनके अंदर स्टोमेटा जो होंगे एबेंडिएटेड होंगे, अंदर धसे हुए होंगे, या फिर कुछ कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी लीव्स, जिससे ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होगी वो उसकी रेट कम हो जाएगी। और एक और प्रोटेक्शन, दो प्रोटेक्शंस की बात की थी, ये तो वाटर का लॉस प्रिवेंट हो गया। दूसरा प्रोटेक्शन की क्या हुआ, दूसरा प्रोटेक्शन, यदि यहाँ पे कांटे उगे हुए हैं इस पौधे के ऊपर, तो कोई भी हर्बीवोरस एनिमल आके इसको फीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कांटे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी इसको बाहर से ऐसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कुछ अलग स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करनी पड़ेगी। इन लीव्स का कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट होने से इसे दो बेनिफिट हो गए, वाटर लॉस प्रिवेंट हो गया और इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो गई। प्रोटेक्शन किससे, हर्बीवोरस एनिमल से, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म से, जो कि आके से फीड नहीं करेंगे। और क्या देखते हैं हम, हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पे हमने टोल प्लांट्स की बात की। कैसे प्लांट्स, टोल प्लांट्स होते हैं। लंबे पौधे क्यों होते हैं, आसपास में क्या है, माउंटेन्स है। माउंटेन्स है तो सनलाइट जो होगी वो कम पहुँचेगी ग्राउंड एरिया तक। प्लांट्स को चाहिए सनलाइट, क्यों चाहिए, फूड सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट को सनलाइट चाहिए। यदि प्लांट की हाइट कम हुई तो उनके पास में सनलाइट नहीं आ रही, प्लांट के पास में सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं और फूड का फॉर्मेशन नहीं। इसलिए इस एरिया के माउंटेन या हिली रीजन्स के एरिया के प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ताकि वो जितनी मात्रा में उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत हो वो मिल सके, प्लेंटी सनलाइट उनको अवेलेबल हो सके। ये सब हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि जब हम एडेप्टेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे प्लांट्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल
डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को ही हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन कहेंगे। ये चेंजेस हुए क्यों? ये चेंजेस इसलिए हुए क्योंकि हमने देखा प्लांट जो है अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर ग्रो करते हैं। डिफरेंट क्लाइमेट्स, तो डिफरेंट उनके अंदर वेराइटीज़ होगी प्लांट्स की। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करने के लिए उनके अंदर क्या होगा, खुद को एडजस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या फिर बिहेवियरल चेंजेस करेगा। ये हम देखेंगे एडेप्टेशन की डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, चेंजेस अकर इन स्ट्रक्चर, कहाँ पे, चेंजेस अकर इन स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। कैसे चेंज हुए? स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ, फिजियोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ। क्यों? विच आर यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म इन एडजस्टिंग themselves इन फेवरेबल टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो कि फेवरेबली उनको एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। विच आर यूजफुल। क्यों यूज़फुल है ये चेंजेस? ये यूज़फुल है चेंजेस इसलिए क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर, बिहेवियर या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जितने भी चेंज हो रहे हैं, ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इस पर्टिकुलर प्लांट को अपने सराउंडिंग में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को फेवरेबली एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई एडेप्टेशन की डेफिनेशन की। एडेप्टेशन की डेफिनेशन में हमने क्या कहा, सिंपली हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट्स की स्ट्रक्चर में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसकी मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसे चेंज होना जो कि प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो। कैसे यूज़फुल हो? प्लांट को अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उनमें खुद को एडजस्ट करने के लिए, खुद को बेनिफिशियली लीव रखने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए उसको हेल्प करते हैं। ये कौन? ये चेंजेस जो भी हो रहे हैं स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली या डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी चेंज हो रहे हैं, ये प्लांट के लिए यूज़फुल है। ये प्लांट को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रहने में हेल्प करते हैं। हमने यहाँ पे चेंजेस की बात की। ये चेंजेस जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये 3 टाइप्स के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं? एनाटॉमिकल चेंजेस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। कौन कौन से? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चेंजेस की। कैसे चेंज? अभी हमें डेफिनेशन में देखा कि प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट में ईजिली खुद को सर्वाइव कर सके। कैसे चेंज हो सकते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहने का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब प्लांट की मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज आना। हम इन चेंजेस को बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट की लीव्स जो होती है छोटी हो जाना, पत्ती या कांटों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, स्टेम का फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देना। ये सब कैसे चेंजेस हुए? ये हुए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। एनाटॉमिकल चेंजेस कैसे हुए? एनाटॉमिकल चेंज, एनाटॉमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट की कैसे स्ट्रक्चर, किस चीज़ की स्ट्रक्चर कर रहे हैं? प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं किसके अंदर? एनाटॉमी में। एनाटॉमिकल इंटरनली कुछ चेंज आ जाए तो एनाटॉमिकल चेंजेस कहलाएंगे, जैसे कि क्यूटिकल का, थिक क्यूटिकल का प्रेजेंट हो जाना, हाइपोडर्मिस का मल्टी लेयर्ड हो जाना। ऐसे कुछ चेंजेस जो होंगे आगे हम पढ़ेंगे, इनको किससे कहें, क्या कौन से चेंजेस कह रहे हैं? एनाटॉमिकल चेंजेस कह रहे हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ ऐसे चेंज होना जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, इनको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहेंगे। प्लांट्स को मेनली हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम? प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज किसके बेसिस पे डिवाइड की जा रही है? प्लांट की ये जो 3 कैटेगरीज हम कह रहे हैं कि हम प्लांट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ये वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। किसकी बेसिस पे? वाटर
कितना अवेलेबल है किसी प्लांट के लिए, उसके बेसिस पे हम प्लांट्स को मेन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, मिजोफिटिक प्लांट्स एंड जीरोफिटिक प्लांट्स। क्या कहा? हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, मिजोफिटिक प्लांट्स एंड जीरोफिटिक प्लांट्स। लिख लेते हैं हम। फर्स्ट हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, सेकेंड मिजोफिटिक प्लांट्स, एंड थर्ड है जीरोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर प्लांट्स, वो प्लांट्स हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में उन प्लांट्स को हम रखेंगे जो कि पानी के अंदर ग्रो करे या पानी के सरफेस पे ग्रो करे। कौन से प्लांट्स? प्लांट्स ग्रो इन और ऑन वाटर। क्या कहा हमने? हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में उन प्लांट्स को रखा जाता है जो कि पानी के अंदर या पानी की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। इन्हें क्या कहा? हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कहा। मिजोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। कैसी? मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के लिए हमने कहा कहाँ ग्रो कर रहे हैं? पानी के अंदर या पानी की सरफेस पर। तो इनके अराउंड पानी की कंसंट्रेशन कैसी है? पानी अवेलेबल कितना है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन के अंदर इनके पास में पानी अवेलेबल है। कौन से प्लांट्स को? हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के पास में वाटर कैसा है? वाटर बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है वाटर की। और मिजोफिटिक प्लांट्स के पास में वाटर जो होगा वो मॉडरेट अमाउंट में होगा। कैसे अमाउंट में? मॉडरेट अमाउंट में। मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर कहने का मतलब ये है कि मिजोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में ग्रो करें और ना ही बहुत ज़्यादा वेट कंडीशंस में ग्रो करें। इनके लिए इंटरमीडिएट स्टेज होती है, ना तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और ना ही इनके पास में बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस की ज़रूरत है। जीरोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं। कहाँ पे? प्लांट्स ग्रो इन ड्राई एरियाज। ड्राई एरिया या ड्राई हैबिटेट में ग्रो करने वाले प्लांट्स को कह रहे हैं जीरोफिटिक। मिजोफिटिक प्लांट मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ना तो ज़्यादा वेट कंडीशन चाहिए वाटर के, ना तो ज़्यादा वेट कंडीशन चाहिए और ना ही ज़्यादा ड्राई कंडीशंस चाहिए। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स ग्रो इन और ऑन वाटर। एक और स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे हम हैलोफाइट्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हैलोफाइट्स। ये हैलोफाइट्स क्या है? हैलोफाइट प्लांट्स जो होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। कैसे? सॉल्ट टॉलरेंट्स। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कहने का मतलब क्या हुआ? हैलोफाइट प्लांट्स जो होते हैं ऐसे एरिया के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। किसकी? लवण की, साल्ट की कंसंट्रेशन जो हो बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे एरिया के अंदर ये हैलोफिटिक प्लांट जो होते हैं ग्रो करते हैं। हैलोफिटिक प्लांट्स आर ग्रो इन सॉइल और वाटर। ऐसी मिट्टी के अंदर, ऐसे सॉइल के अंदर या ऐसे वाटर के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे हाई साल्टिनिटी होती है। हाई सलाइनिटी। क्या कहा इनके लिए हमने? हैलोफिटिक प्लांट्स के लिए हमने कहा कि हैलोफिटिक प्लांट जो होते हैं ऐसे कंडीशंस में ग्रो करते हैं जहाँ पे क्या होगा? वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो।
मे भी ये वाटर के अंदर ग्रो, वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या फिर सॉइल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ऐसे एरियाज़ के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, हेलोफिटिक प्लांट्स कह रहे हैं। हाई सलाइनिटी जो होगी, जिस एरिया की सलाइनिटी वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स कौन से होंगे, हेलोफिटिक प्लांट्स होंगे। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया है। किसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन का। प्लांट्स के अंदर भी इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर भी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। ये एडेप्टेशंस है क्या, प्लांट्स या एनिमल्स की स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, बिहेवियर में या उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ ऐसा चेंज आना जो कि उसके लिए यूज़फुल हो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रहने के लिए। किसमें, अपने सराउंडिंग में कैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंसंट्रेशन या कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने के लिए ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या डेवलपमेंटल, बिहेवियर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे होते हैं, यूज़फुल होते हैं। फिर हमने कहा कि 3 टाइप्स के चेंजेस देखे जा सकते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप्स के थे, मोर्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है, एनाटॉमिकल चेंज हो सकता है और फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है। रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स को हम वाटर की अवेलेबिलिटी की बेसिस पे मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोफिटिक, मिजोफिटिक एंड जीरोफिटिक। एक और स्पेशल कैटेगरी हेलोफिटिक प्लांट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कौन से थे, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो इन और ऑन वाटर में ग्रो करते हैं। किसमें, वाटर के अंदर या वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। मिजोफिटिक प्लांट्स के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ना तो ज़्यादा ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं और ना ही ज़्यादा वेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, मीडिएट स्टेज में ग्रो कर रहे होते हैं मिजोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि ड्राई एरियाज़ में, ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं। फिर हमने बात की हेलोफिटिक प्लांट, 4th स्पेशल कैटेगरी हेलोफिटिक प्लांट्स। हेलोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कहने का मतलब क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंडीशंस में जैसे कि वाटर के अंदर सलाइनिटी, सॉलिनिटी या फिर सॉइल के अंदर सलाइनिटी की कंसंट्रेशन हाई हो, ऐसे एरियाज़ के अंदर ग्रो करते हैं। कौन से, हेलोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं अत्यधिक लवणीय जगह पे ग्रो करते हैं। यदि पानी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को क्या कर देंगे, हेलोफिटिक। यदि सॉइल के अंदर लवण की या साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो भी उन प्लांट्स को क्या कर देंगे, हेलोफिटिक प्लांट्स। ये हेलोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं इन दोनों का इंटरमीडिएट कहा जा सकता है। किनका, हाइड्रोफाइट्स का और मिजोफाइट या टेरेस्ट्रियल प्लांट का इंटरमीडिएट कहा जा सकता है। कैसे, क्योंकि ये कैसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं, ये वाटर के अंदर भी ग्रो करते हैं और सॉइल के अंदर भी, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।